नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं है, केवल करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 ऑफ अक्टूबर, इसको बोलते हैं नेशनल यूनिटी डे 2021, राष्ट्रीय एकता दिवस। 2014 से लेकर अब तक इसको मनाया जा रहा है। 2014 में इसको मनाया जाना शुरू किया गया था। और ये मनाया क्यों गया है? तो ऑनर करने के लिए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे जो पटेल जी थे, जिन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, 550 प्रिंसली स्टेट्स जो कि अपने अपने ऑटोनॉमस राज बनाना चाहते थे, उनको मिला के एक पूरा भारत देश बनाना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। पूरी जिंदगी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, तो जिन्ना की तरह नहीं कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग। और ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में सरदार पटेल जी का जो रोल रहा है वो तो हमने देखा ही है। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने ये नेहरू जी को बैक एंड से इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। इनफैक्ट ये ज्यादा आप कह सकते हो डिजर्विंग थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, बट कभी इन्होंने अपने अंदर नेहरू जी के लिए ग्रज नहीं रखा और बैक एंड से नेहरू जी की मदद की देश को चलाने में। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक देश बनाना, और लार्जली ये कर पाए पटेल जी बिना किसी वायलेंस के। थोड़ा बहुत हैदराबाद में पुलिस एक्शन करना पड़ा, अब कोई बिल्कुल ही अलग होने को उतारू होगा तो हल्का फुल्का तो पुलिस एक्शन करना ही पड़ेगा। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2014 से इंडिया की इंडिपेंडेंस और यूनिटी को सेलिब्रेट करने के लिए ही 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे बोला, टू कोमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अवर ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके ऑनर के लिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 2018 में, उस समय पे हमारे मोदी जी ने 182 मीटर की 182 मीटर की टॉल स्टैचू बनाई, जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहां पे बनाई गई? तो भाई नर्मदा नदी पे बनाई गई है, केवड़िया में। और ये जो स्टैचू है ये फेस कर रही है सरदार सरोवर डैम को, इन द सिटी ऑफ वडोदरा, गुजरात। ठीक है भाई। तो नेशन की यूनिटी को याद रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे याद किया जाता है। हर साल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स पटेल जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश को बनाने की तरफ, उसके बारे में याद दिलाते हैं। अब देखिए, हम मेरे इस वीडियो को तो ज्यादातर यूपीएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, तो आप लोगों के पर्सपेक्टिव से तो भाई आपको पता ही है काफी हद तक पटेल साहब ने क्या किया है। लेकिन जो एग्जाम की तैयारी नहीं करता है उनको ज्यादा नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो कम से कम हमारे देश के जो मेन लीडर्स रहे, जिन्होंने देश की आजादी दिलाई है, जिन्होंने देश को यूनाइट किया है, उसके बारे में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना जरूरी है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में इस प्रकार के पैट्रियोटिक प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इस प्रकार के पैट्रियोटिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ताकि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को प्रिजर्व करने की एक प्लेज, एक शपथ हम यहाँ पे ले पाए। जनरल स्टडीज पेपर 4 में ह्यूमन वैल्यूज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं G20 समिट। पीएम मोदी कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपको पता है कि भाई गए हुए हैं इटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इटली में, अगर ये इटली का नक्शा समझिए, तो यहां पे कहीं पे है रोम, और रोम के अंदर है वेटिकन सिटी। तो वहां पे जाके ये पोप से मिले। पोप की मीटिंग का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत ज्यादा था। कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की, बट अभी के लिए तो खैर और भी बहुत सी टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। बेसिकली इटली गए हैं, रोम में गए हैं मोदी जी G20 की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो G20 की समिट है ना, इसको एड्रेस करते हुए मोदी जी ने बोला कि इंडिया इज फॉलोइंग, और इंडिया वांट्स विद द ग्लोबल कंट्रीज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक कवरिंग साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट। बेसिकली कोविड-19 को पैंडेमिक से लड़ने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को लेके यहां पे मोदी जी ने बातचीत की। मोदी जी ने इंडिया के बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में दुनिया को बताया। मोदी जी ने बताया कि कैसे प्रेजेंट सरकार ने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इंडिया में बहुत आसान कर दिया है। दुनिया भर के लीडर से बोला कि आप आइए और इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को सेटअप करिए। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है वो हमने काफी आसान कर दी है। फिर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात की मोदी जी ने, ग्लोबल रिकवरी की बात की यहाँ पे मोदी जी ने। फिर मोदी जी ने G20 की इस बात के लिए की भी तारीफ की कि जो 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, ये इंप्लीमेंट करके G20 ने बहुत अच्छा किया है। तो वो कंपनीज जो कि अलग अलग तरीकों के थ्रू टैक्स वगैरह नहीं भरती थी, अपने प्रॉफिट्स को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर करती थी, इसको बोला जाता है टैक्स इवेजन। ठीक है। तो टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के तरीके के लिए
ये जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, तो ये जो पैनामा आइलैंड्स जैसी कंट्रीज हो गई, मॉरिशस जैसी कंट्री हो गई जहां पे 0% 1% जैसा इनकम टैक्स होता है, तो कम से कम अब किसी भी कंट्री में 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखना पड़ेगा। तो इससे इन कॉर्पोरेट्स के लिए अपने प्रॉफिट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके टैक्स बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस अप्रोच की भी यहाँ पे मोदी जी ने तारीफ की है। फिर मोदी जी ने बोला है कि इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फिर इंडिया आगे आने वाले समय में 500 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनाएगा जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पे एक पर्टिकुलर इशू ये है कि WHO के साथ हमारा जो कोवैक्सीन वैक्सीन का अप्रूवल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अगर मिल जाता है WHO का, तो कोवैक्सीन को भी पूरी दुनिया में प्रमोट करने में आसानी होगी। मोदी जी यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी मिले और वहां पे ओवरऑल फ्रांस की जो इंपॉर्टेंस रही है यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को प्रमोट करने में। देखिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्रांस नो डाउट एक बड़ा ही डोमिनेंट पर्सन है, मतलब एक डोमिनेंट प्लेयर है, और यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक रीजन के साथ कैसे इंगेज करेगा, इसमें फ्रांस की व्यू पॉइंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यूरोपियन यूनियन को कहीं ना कहीं इंडिया के करीब लेके जाने में फ्रांस का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मोदी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ली हिजेन लूंग से भी मिले और दोनों के बीच में बातचीत हुई कि कैसे कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई थी इंडिया के अंदर, इस समय पे इंडिया और सिंगापुर का जो कोऑपरेशन था वो बढ़ा था। फिर G20 समिट से पहले आप कह सकते हो कि पोप फ्रांसिस से मिले थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। पोप फ्रांसिस के साथ जो मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के हेड है और कैथोलिक क्रिश्चियंस पूरी दुनिया भर में है। क्रिश्चियनिटी आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया की 30% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। लगभग दुनिया की 15% आबादी हिंदुइज्म धर्म को फॉलो करती है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा धर्म है जो कि इस्लाम धर्म है, कितनी परसेंट पूरी दुनिया की आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो पोप फ्रांसिस के साथ मिलके पोप फ्रांसिस को इंडिया इनवाइट किया यहाँ पे मोदी जी ने। पोप फ्रांसिस ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, ऐसा मिस्टर श्रृंगला ने बोला, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने। श्रृंगला साहब ने यह भी बोला कि ये एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, मतलब पोप फ्रांसिस ने बोला कि उनको एक गिफ्ट मिला है कि भाई उनका इंडिया का इनविटेशन आया है। और बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसके रिश्ते इंडिया के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर इस प्रकार का कल्चरल कॉन्टैक्ट बना लेता है इंडिया पोप फ्रांसिस के साथ। अगर पोप फ्रांसिस ओपनली इंडिया की पॉलिसीज के फेवर में बोलने लग जाते हैं, देन डेफिनेटली इट विल बी अ बिग डिप्लोमैटिक फॉर विक्ट्री फॉर इंडिया। G20 की बात की जाए तो G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज का और एक यूरोपियन यूनियन, तो इफेक्टिवली कंट्रीज तो 40 से ज्यादा हो जाती हैं G20 में। तो 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन, इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर्स हैं। दुनिया भर की सबसे एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज G20 की मेंबर्स हैं। 85% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट G20 का है। 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट G20 कंट्रीज में जाती हैं। 75% दुनिया का ट्रेड G20 से एसोसिएटेड है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, ये सारी कंट्रीज लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, ये जो मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो की हीरोइन का सीजर हुआ था ना, इसके ऊपर इंक्वायरी अब जोर पकड़ रही है। और अभी तक तो इंक्वायरी कर रही थी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI। अब DRI ने जितने भी कागज पत्तर डॉक्यूमेंट इन इंक्वायरी से रिलेटेड हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को थमा दिए हैं। इस समय पे इंडिया की जो सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निकल के आई है इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए, इस प्रकार के ड्रग सीजिंग को रोकने के लिए, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईरान से कांटेक्ट साध रही है ताकि जो 3000 किलो का हीरोइन सीजर हुआ है ये कैसे हुआ इसके बारे में पता किया जा सके। 6 अफगानिस्तान के नेशनल्स को, 1 उज्बेक वुमेन को, 3 इंडियन नेशनल्स को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। एक्चुअली में अफगानिस्तान से जो पार्सल भेजा गया था, ये एक कांदाहार बेस्ड कंपनी है, हसन हुसैन लिमिटेड, इसने भेजा था। अब बात यह है कि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र का एक्सेस तो है नहीं अफगानिस्तान के पास। तो अफगानिस्तान में सामान पैक किया गया और फिर वो सामान कहां गया, वो गया आपका ईरान में, और फिर ईरान में ये पोर्ट पे लोड करके बंदर अब्बास पे इंडिया पहुंच गया। इंडिया पे सामान किसने मंगाया था, तो विजयवाड़ा की एक आशी ट्रेडिंग कंपनी है, इसने ये सामान मंगाया था। और डिक्लेयर क्या किया था, तो जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है ना, उस पर डिक्लेयर किया गया था टार्क स्टोन्स, सेमी प्रोसेस्ड टार्क स्टोन्स। बाद में पता चला कि भैया इसके अंदर तो छुपा हुआ है 3000 किलो हीरोइन,
3000 किलो ड्रग्स छुपा हुआ है। तो ईरान के अंदर लोग किस हद तक जुड़े हुए थे, इसको एनआईए पता करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि ऑब्वियस सी बात है, अफगानिस्तान से कार्गो निकला तो ईरान के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी रही होगी, कोई ना कोई एक ऐसा मिडिलमैन रहा होगा जिसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए होंगे बंदर अब्बास पोर्ट पे सामान को लोड करके इंडिया भेजने के लिए। तो उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर मिडिलमैन को यहां पे एनआईए ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा बताया जा रहा था कि मुंद्रा में 3000 किलो जब हीरोइन पहुंची थी, इसके बाद उसको दिल्ली भेजना था और दिल्ली में फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के राज में कितनी ज्यादा ड्रग्स की कल्टीवेशन होता है, हीरोइन की पैदावार होती है और उसके बाद इस ड्रग्स को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। तो इंडिया में भी ये आ ही रहा था। अब तो ये 3000 किलो का कंसाइनमेंट पकड़ लिया गया है, पता नहीं इससे पहले कितने कंसाइनमेंट निकल गए होंगे। अब बात की जाए अगर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की, तो ये फोर्स में आया था 14 नवंबर 1985 को। इसको बोला जाता है द नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से एक पर्सन के लिए इलीगल है कि वो या प्रोड्यूस करे या मैन्युफैक्चर करे या कल्टीवेट करे या पजेस करे, सेल करे, परचेज करे, ट्रांसपोर्ट करे किसी भी प्रकार का नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसी पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था मार्च 1986 में। और ये जो एक्ट है ना, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये इंडिया के लिए इनैक्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया ने साइन किया है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स, ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और जो सिंगल कन्वेंशन साइन कर रखा है इंडिया ने, इसके प्रोविजंस को पूरा करने के लिए ये एक्ट बनाया गया इंडिया के द्वारा। और इस एक्ट के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया। ये जो आपका एनडीपीएस एक्ट है ना इंडिया का, इसको अब तक 3 बार अमेंड किया गया। लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2014 में, और 2014 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है कि ये बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं ना, ये पेन रिलीवर्स की तरह काम करते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई टर्मिनल बीमारी है, कोई बहुत ही बड़ी बीमारी है और उसको दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को रिलीव करने के लिए कुछ क्वांटिटी में ड्रग्स दिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ड्रग्स के कुछ बेनिफिशियल यूज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के सब खराब यूजेस हैं। इन बेनिफिशियल यूजेस की परमिशन दी गई है एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट करके एनडीपीएस एक्ट 1985 में 2014 में। ओके, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इन ड्रग्स का कल्टीवेशन, इन ड्रग्स का इंपोर्ट स्पेसिफिक लाइसेंस के तहत होता है। ये लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। पहले क्या था कि एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स का जो लेजिस्लेशन था, मतलब कितने एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स कौन सी कंपनी बना सकती है, कितनी इंपोर्ट कर सकती है, इन सब चीजों के बारे में नियम कानून बनाने की ताकत राज्य की सरकारों के पास थी। 2014 के बाद ये सारी ताकत केंद्र की सरकार के पास आ गई है, ताकि केंद्र की सरकार पूरे इंडिया के लिए एक लेजिस्लेशन बना सके, पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन हो। समझ गए? तो अब राज्य की सरकारों के बजाय केंद्र की सरकार के पास ये ताकत है कि वो परमिशन ग्रांट करेंगे स्पेसिफिक कंपनीज को, स्पेसिफिक प्लेयर्स को, कि वो स्पेसिफिक क्वांटिटीज में इस प्रकार के ड्रग्स को कल्टीवेट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, चूंकि इनके मेडिसिनल यूजेस भी हैं और मेडिसिनल यूजेस में हमें इन ड्रग्स की जरूरत है। जीएस पेपर 2 में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो बच्चे वहां पे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, एक मीटेराइट गिरा था नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कटोल नाम की जगह पे, तो महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट के कटोल नाम की जगह पे एक मीटेराइट गिरा था 22 मई 2012 को। अब आपको पता नहीं कि मीटेराइट क्या होता है, तो मीटेराइट मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, मैंने वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगा। अब इस मीटेराइट को जब स्टडी किया तो पता चला कि इस मीटेराइट के अंदर मिनरल है ब्रिजमेनाइट। समझ गए? ओके, म्यूटेराइट का नाम क्या है? कैटोल L6 कॉन्ड्राइट म्यूटेराइट। तो कैटोल L6 कॉन्ड्राइट म्यूटेराइट को जब स्टडी किया हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने, तो पता किया इसके अंदर है मिनरल ब्रिजमेनाइट। और ये जो मिनरल ब्रिजमेनाइट है ना, ये बेसिकली इट इज द मोस्ट वॉल्यूमेट्रिकली अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ इंटीरियर। अगर आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हो, आपको पता है कि अगर ये अर्थ है तो ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, नीचे अंदर कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर इस हिसाब से चलता है। मैंने ये सारी की सारी सेग्रीगेशन आपको पहले फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी किताब नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखी, तो देख लीजिए, ज्योग्राफी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर जब आप मेंटल के लोअर मेंटल पार्ट में पहुंचोगे, जो कि होता है 660 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर की गहराई पे, यहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्रिजमेनाइट। और यही ब्रिजमेनाइट पाया गया है कैटोल L6 कॉन्ड्राइट मीटेराइट में, जो कि
इंडिया पे गिरा था, नागपुर में गिरा था 22 मई 2012 को। अब ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि मून फॉर्मिंग जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, इसको यहां पे सपोर्ट मिलता है। हुआ ये था कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले, जी हां 4.5 बिलियन साल पहले, इंडिया एक मार्स साइज के प्लेनेट से टकराया। उस मार्स साइज के प्लेनेट का नाम था थेला। तो इंडिया कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, अर्थ की बात हो रही। तो हमारा अर्थ एक प्लेनेट है और ये प्लेनेट मार्स की साइज के एक प्लेनेट से बहुत तेजी से टकराया। जिस प्लेनेट से टकराया था उसका नाम था थेला। जब ये टकराया तो इतनी गर्मी पैदा हुई कि अर्थ की सरफेस से लेके 750 से 1100 किलोमीटर तक की गहराई पे सब कुछ पिघल गया और पूरे की पूरी जो अर्थ की सरफेस थी ना, वो हॉट मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। समझ गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये 4.5 बिलियन साल पहले की हुआ था, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। कौन सी थ्योरी बोलती है? मून फॉर्मिंग जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। मैं आपको बता दूं, ये जो मून फॉर्मिंग जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस नाम की थ्योरी है, ये सही है या गलत है, इसके ऊपर अभी भी हाइपोथेसिस चल रही है। ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये थ्योरी सही है या गलत है, बट थ्योरी है ऐसी। कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। अब ये जो मीटेओराइट गिरा था कैटोल एल्सिस कॉन्ड्राइट, इसके अंदर जो मिनरल ब्रिजमेनाइट मिला है, बिल्कुल सेम मिनरल हमारे लोअर मेंटल में पाया जाता है। इसके बेसिस पे बताया जा रहा है कि मून फॉर्मिंग जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस सही है। तो ये हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जब ये थेला नाम का प्लेनेट अर्थ से टकराया तो अर्थ की सरफेस पे पूरा का पूरा मैग्मा आ गया। उस मैग्मा में से एक बहुत बड़ा पोर्शन निकल के साइड हो गया और वो जो साइड होके पोर्शन निकला वो ठंडा होके मून बन गया। ये हाइपोथेसिस ये बोलती है और कहीं ना कहीं इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिलता है। रीजन बीइंग कि सिमिलर प्रोपोर्शंस के, सिमिलर केमिकल कंपोजिशन के अगर आप कह लीजिए जो मीटेओराइट्स हमारे पृथ्वी पे गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मीटेओराइट्स एक समय पे इस प्रकार के इजेक्शंस के चलते अलग हुए हों हमारी पृथ्वी से और आज पृथ्वी में आके फिर से गिर रहे हों। तो मून की हाइपोथेसिस ये जो है कि 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ टकरा गया थेला से, अर्थ बहुत गर्म हो गया, 750 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ ओशन ही ओशन, मैग्मा ही मैग्मा, मैग्मा का ओशन। उस मैग्मा ओशन में से एक बहुत बड़ा पार्ट अलग निकला, वो ठंडा हुआ मून में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल ये हाइपोथेसिस को यहां पे सपोर्ट मिलता है और इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली में अर्थ बना कैसे, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अर्थ के एवोल्यूशन में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि पहले क्या था, ये जो पृथ्वी थी वो एक लिक्विड फॉर्म में थी, एक ओशन ऑफ मैग्मा था। अब एक जो ओशन है, जो लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या होता है कि जो सबसे डेंस चीज होती है वो गहराई में चली जाती है और जो सबसे हल्की चीज होती है वो सतह पे आ जाती है। तो जब ये ओशन ऑफ मैग्मा था, इसमें जो सबसे डेंस चीज थी, और वो डेंस चीज क्या थी, आयरन और निकल, वो गहराई में चली गई और जो सबसे हल्की चीज थी सिलिकेट्स, वो सरफेस पे आ गई। तो आज की डेट में क्रस्ट मेंटल में आपको बहुत सिलिकेट्स मिलते हैं, बिल्कुल ही गहराई पे चले जाओगे तो आपको आयरन और निकल मिलेंगे। तो ओवरऑल इस प्रकार की जो फाइंडिंग्स हैं जो आईआईटी खड़गपुर लेके आया है इस कॉन्ड्राइट मीटेओराइट को लेके, इससे क्या पता चलता है? इससे एक तो ये पता चलता है कि हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो भारी चीजें हैं वो बिल्कुल अंदर डेप्थ की तरफ चले गई हैं और सिलिकेट्स जो हल्के थे वो ऊपर की तरफ आ गए। दूसरा हमको ये पता चलता है कि बहुत हद तक ये जो कॉन्ड्राइट नाम का मीटेओराइट गिरा है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, वो जो ब्रिजमेनाइट नेचुरली हमारे अर्थ सरफेस के 700 किलोमीटर की गहराई पे मिलता है लोअर मेंटल में, उसकी जो कंपोजिशन मिल रही है, इससे पता चलता है कि एक तो ये थ्योरी सही हो सकती है, मून फॉर्मिंग जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। दूसरा हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में एक बेसिक जानकारी मिल सकती है। अच्छा, पहले भी बहुत से मीटेओराइट्स गिरे हैं अर्थ पे, लेकिन उन मीटेओराइट्स का जो केमिकल कंपोजिशन था, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरीके से हमारी पृथ्वी पे मिलने वाले ब्रिजमेनाइट से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो नागपुर कटोल में गिरा है मीटेओराइट, इसका मैच कर रहा है। जीएस पेपर थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस में न्यूज काम आएगी। और फाइनली चाइनीज बिल्डअप इन राल्प एरिया मैटर ऑफ कंसर्न। राल्प क्या है? रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर आप बात करो तो ये जो तवांग सेक्टर है, इस तवांग सेक्टर को अगर आप अलग हटा दो तो बाकी जितना भी आप कह सकते हो बॉर्डर का इलाका है अरुणाचल प्रदेश में, इसको राल्प बोला जाता है। ठीक है, अब राल्प पे चाइनीज साइड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट है और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना, इन पॉकेट्स में
एक तो चाइनीज साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, दूसरा उनके परमानेंट हैबिटेशंस बनाए जा रहे हैं, तीसरा वहां पे वो लोग रोड्स, हाईवेज, टनल्स ये सब कुछ बना रहे हैं। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडियन साइड पे नहीं हुआ है। तो अब तक जो आप कह सकते हो टसल की स्थिति केवल ईस्टर्न लद्दाख में बनी हुई थी, अब वो पहुंच गई है आपकी किस पे, ईस्टर्न सेक्टर ऑफ LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। यहाँ पे असफिला नाम का जो इलाका है रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे बहुत सारी चाइनीज पेट्रोलिंग बढ़ गई है। जो ईस्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, अच्छा ये जो कामेंग इलाका है ये वाला, ठीक है ना, तवांग कामेंग, इसके अलावा बाकी को रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है। मतलब कुल मिला के इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज साइड है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहां पे भैया अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री से अगर आप तिब्बत की तरफ चले जाओगे, वहां पे बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ पे इतना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी जगह हैं तो जाके हम लोग आप कह सकते हो कि एक हाईवे सा बना रहे हैं। यहाँ पे एक 1600 किलोमीटर का ट्रांस अरुणाचल हाईवे के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है इंडिया के अंदर। ये जो हाईवे है ना, वो राइट फ्रॉम तवांग शुरू होता है, ईस्ट कामेंग जाता है, फिर अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, दिबांग वैली, और होता हुआ ये म्यांमार तक पहुंचता है। तो कुल मिला के अब हमारी आंखें खुली हैं, अब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं जो हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और पहले तो क्या था कि 2010 तक आर्मी की केवल एक डिवीजन पूरे के पूरे RALP को देखती थी। अब चूंकि चाइनीज प्रेजेंस उनकी साइड पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटियर पे, तो हमें एडिशनल ट्रूप्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है। आर्मी ने यहाँ पे 5 ईयर का प्लान प्रपोज किया है। तो कुल मिला के जो चाइनीज एक्शन है, इन्होंने इंडिया की आंखें खोल दी है। नाउ फाइनली हमारी आंखें खुली हैं और हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से इस पर्टिकुलर इलाके में डेवलप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना की तरफ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, वो तो वहां तक ट्रेन लाइन पहुंचा चुके हैं, हाईवेज पहुंचा चुके हैं। तो इंडिया की तरफ अब इमरजेंसी आई है, तो अब हम जाके अपने हाईवे बना रहे हैं। ट्रूप डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ट्रूप्स को भी बैक एंड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रूप्स कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। अगर वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं तो बैक एंड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और हमारी बैक एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमजोर है। अब हम उस पर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले 7 से 8 महीनों में, 1 साल में हम बिल्कुल जबरदस्त कर दें, बट वी आर एक्चुअली लेट, बट देर आए दुरुस्त आए। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। GS पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज आपको काम आएगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। आई होप आपके लेक्चर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।